नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात बिहार की। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत पूरा परिवार पटना से दिल्ली पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला आने वाला है। इसी सिलसिले में पूरा लालू परिवार दिल्ली पहुंचा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा नौकरी देने की घोषणा से सत्ता पक्ष के लोग परेशान हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे पूरा करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि जिन परिवारों में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, उनके एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि महागठबंधन में किसी तरह का बड़ा विवाद नहीं है और सब कुछ आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि चुनावी समय में थोड़ी बहुत दिक्कतें हर गठबंधन में आती हैं, लेकिन उसे बातचीत और समझदारी से दूर कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एकजुट है और बिहार की जनता को एक बेहतर विकल्प देने के लिए सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी द्वारा अलग से उम्मीदवार उतारने की चर्चा पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि सहनी जितनी सीटों पर सहमति उनसे बनेगी, उतनी ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया और जल्दी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीथिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का भ्रमण किया। रुस्तमपुर चौक से शुरू हुआ उनका भ्रमण शाम को जुड़ावनपुर हाई स्कूल के पास समाप्त हुआ। यहाँ उन्होंने सैकड़ों लोगों को संबोधित भी किया। पीके ने कहा कि आज 5 घंटा घूमने के साथ ही राघोपुर में आपके लिए बहुत बदलाव आ जाएगा। जो नेता कल तक आप लोगों का फ़ोन नहीं उठाते थे, वो अब खुद आपसे बात करने आएंगे। यहाँ से हम चुनाव लड़े या ना लड़े, आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भी अपने इलाके में गांव-गांव तक स्कूल और अस्पताल खुलवा दिए हैं, लेकिन राघोपुर के नेता को लगता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, वोट खुद ही मिल जाएगा। जब राघोपुर के लोग बाढ़ में डूबे रहते हैं तो यहाँ के नेता पटना में अटल पथ पर डांस करते हैं, लेकिन अब डांस करने की बारी आपकी है, क्योंकि आपको विकल्प मिल गया है। पीके ने मौजूद लोगों से अपील की कि इस बार राशन, सिलेंडर, जाति, धर्म, नाली, गली से ऊपर उठकर वोट दें। इस बार अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दें। पैंतीस वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और करणी सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जनसुराज में शामिल हो गए हैं। जनसुराज पार्टी में शामिल हुए गोपाल सिंह ने अपने आवास मनेर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो अटल और आडवाणी के समय का था, वह पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि 35 साल तक बीजेपी के झंडे को पूरे बिहार में बुलंद करता रहा। वर्ष 2014 के बाद बीजेपी की पार्टी में नैतिक मूल्यों में आई गिरावट के बाद आहत हो गया था। पार्टी में पुराने लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा था। वैसी स्थिति में जनसुराज पार्टी में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, वो दिखावा था। मैं राजपूत जाति से आता हूँ। बीजेपी की जब सत्ता तब से आई है, इसके बाद से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों में राजपूतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मनेर दरगाह पे जाए, यहाँ 2 उर्स लगता है। उस उर्स मेले में जागीरों की रुकने की यहाँ व्यवस्था नहीं थी। 2 बिल्डिंग बनवाना मैंने नहीं किया, सब
बाबा मखदूम करवाए नीतीश जी के द्वारा, लेकिन मेरा भी गिलहरी के बराबर उसमें अंश रहा। तो यहाँ गंगा सोन सरयू का संगम है, जिस संगम की उपेक्षा जबरदस्त तरीके से है। प्रयागराज का संगम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण संगम है। इसका विकास नहीं हो पाया। मैंने यहाँ गंगा आरती पूर्णिमा को शुरू करवाया। उसके बाद इस रोड का चौड़ीकरण हो गया, 4 लेन में ये सड़क बनने जा रही है, 4 लेन में। उसके लिए दौड़े धूपे बहुत ज़्यादा इधर, मतलब लोगों से मिलना जुलना दौड़ना। अभी जो मेरा एक विजन काम जिस पर मैं कार्य कर रहा हूँ वो ये है। आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की शारीरिक उपस्थिति को लेकर राज्यसभा सांसद नमन मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा यह मामला सबूतों के आधार पर चल रहा है और उन्हें लगता है कि इसमें सजा हो सकती है। नमन ने एनडीए की एकजुटता पर कहा कि सब कुछ ठीक है, घर में जैसी कुछ छोटी समस्याएं होती है वैसे ही इधर भी है, लेकिन समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। महागठबंधन पर तंज कसते उन्होंने कहा कि महागठबंधन 50 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगी। ओवैसी पर बोलते हुए नमन ने कहा कि ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें लड़ना चाहिए। में सजा भी होगी, वेल प्रूफ केस। वैसे कोर्ट मुकदमा है, ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, लेकिन ये प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है कि वेल प्रूफ केस है और इसमें सजा होगी। एनडीए में सर ऑल इज गुड है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा नाराज कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी कहा है। घर में होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस, वो सब से निकाल लिया जाएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा, कहीं कोई किसी से कोई डिफरेंस नहीं है और अंत एकदम बढ़िया होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। एनडीए एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा सर, कब तक अनाउंस हो जाएगा? आज से कल तक। बीजेपी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, लेकिन साइजेबल नंबर पे हम लड़ेंगे और कहीं कोई डिफरेंस नहीं। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड की राजधानी रांची के 3 सरकारी बस स्टैंड को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सरकार द्वारा तीनों टर्मिनल के निर्माण में लगभग 48.72 करोड़ की लागत आएगी, जिनमें से आईटीआई बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ और बिरसा बस स्टैंड के लिए 3.76 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी मिल गई है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से इस दिशा में हरी झंडी मिलते ही नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का जुडको को निर्देश दिया है। तो वहीं नई दिल्ली की परामर्शी संस्था मास एंड वाइड ने 3 बस स्टैंड का डीपीआर तैयार कर लिया है। इसी के साथ आईटीआई बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा के लिए ग्राउंड फ्लोर में 2330 वर्ग मीटर में टर्मिनल बनेगा, ड्राइवर कैंटीन और बसों के मेंटेनेंस के लिए शेड होगा। इसके अलावा 2 बसों का रखरखाव एक बार में हो सकेगा। बसों और यात्रियों के आवागमन के लिए 2 स्लाइडिंग प्रवेश द्वार होंगे। 16 घंटे तक बसों का परिचालन होगा। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड में बाइक पार्किंग, बस पार्किंग, पैसेंजर प्रतीक्षालय, ग्राउंड फ्लोर पर कार, ऑटो और ई रिक्शा के आने जाने की व्यवस्था, एलिवेटर और रेस्टोरेंट की सुविधा भी रहेगी। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में व्यापक कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत रांची लोकसभा क्षेत्र में भी विशेष आयोजन किए जाएंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि युवा कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में माई भारत संगठन द्वारा सरदार @150 समारोह के तहत रांची लोकसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें पदयात्रा, युवा संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जन जागरूकता अभियान होंगे। रक्षा मंत्री केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने आगे कहा कि सरदार पटेल का एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर साकार होता दिख रहा है। ये कार्यक्रम इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। एनसीसी और सारे हमारे जो जनप्रिय नेता, जो सांसद, हमारे मंत्री महोदय, सब लोग इस कार्यक्रम में लगने वाले हैं ताकि आज आम युवा इस अभियान से जुड़े और सरदार पटेल का जो योगदान है, जो भारत युवाओं का देश है, इस दृष्टिकोण से
मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम पर देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि लाखों और करोड़ों युवाओं को इसमें इन्वॉल्व करके उनकी भूमिका को बनाना। जैसा कि सांसद महोदय जी, मंत्री जी ने कहा, 1 लाख युवा का सेंस क्या था यहाँ पर, यंग लीडर्स हमें उभारना है। जो हमारा जो 1 लाख जो नौजवान होंगे, जो लीडर बनेंगे, उसके माध्यम से देश में जो युवाओं का देश कहते हैं, जो बदलाव की बात होती है, जो आने वाला 2047 हमारा विकसित भारत का जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखा है, उस 2047 की कल्पना को साकार वो करने वाले हैं। बोकारो में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब बोकारो के सेक्टर 1B के 4 तल्ला में स्थित 4 मंजिला बिल्डिंग की पीछे और ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि समय रहते यह घटना घटने से पहले लोगों को अंदेशा हो गया था कि शायद ऊपर की मंजिल गिरने वाली है। इस अंदेशे को लेकर उस बिल्डिंग में रहने वाले 16 परिवार के सैकड़ों लोग बाहर निकल पड़े। एक बड़ी घटना होने से टल गई। पूरे बिल्डिंग में 16 क्वार्टर हैं, जिनमें संख्या 351 से 367 तक में लोग निवास करते हैं। अब सभी सुरक्षित हैं। जानकारी मिलने के बाद सिटी थाना मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। राजनीतिक दलों के लोग भी वहां पहुंचे। धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंचे और सभी बेघर को रात्रि में रहने को लेकर जिला प्रशासन से बात की। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा के आदेश पर सभी बेघरों को बोकारो के टाउन हॉल और अग्रसेन भवन में ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बेघरों को आशियाना देना होगा। बहुत ही भयावह सुनकर ही हम लोग स्तब्ध हो गए कि पता नहीं दुर्घटना कैसा हुआ, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग जख्मी हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि ऐसा कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन ये घटना निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दोषियों पे खासकर बहुत ही सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। क्या लापरवाही बीएसएल का, एचएसएल का, किसकी लापरवाही लग रही है? क्या देखने को अभी भी लोग बता रहे हैं कि लीजिंग हो रहा है, लोगों को क्वार्टर अलॉट हो रहा है जो घर रहने के लायक नहीं है। एक तरफ आप नोटिस देते हैं, दूसरी तरफ आप अलॉट भी करते हैं। ये समझ से पड़े हैं। इसमें जो अधिकारी इस तरह के काम में लगे हुए हैं, कुकृत्य में लगे हुए हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। रांची में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वदेशी अभियान के तहत स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए राज्य भर में जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत पार्टी कार्यालय में बीते शनिवार को नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी ने पोस्टर लॉन्च कर लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के यूज करने का आग्रह किया। स्वदेशी अभियान के प्रदेश संयोजक और महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने राज्य भर में शुरू किए गए इस अभियान का स्टिकर, पोस्टर, पैम्पलेट, नोटपैड और संकल्प पत्र का लोकार्पण किया। वहीं इसी दौरान बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस के 60 साल के शासन पर भी जमकर निशाना साधा। और उसका जो व्यापारी है 65 मिलियन ऐसे, यानी इस प्रकार से हर क्षेत्रों में स्वच्छ, हरित या नवीकरण बिजली, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, आज दुनिया में 4थे स्थान पर है। सौर क्षमता क्या कहते हैं इसको 39 गुना बढ़ा है। 282 जहां गीगावाट थे 2014 में, आज 110.9 गीगावाट 2025 में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपनिर्वाचन के दौरान सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करें, ताकि स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा आदर्श आचार संहिता का सम्यक रूपेण अनुपालन सुनिश्चित हो सके। घाटशिला उपचुनाव का मद्देनजर रखते हुए आज सभी रेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बैठक की गई थी। उसी बैठक में कुछ पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव कुछ इशू का राइज किया गया था। उसी बिंदु पर हम लोग को काम करते हुए इसी बार उसका पूरा तरफ से बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह से देश के किसानों को 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया।
उन्होंने इस मौके पर 2 नई योजनाएं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा मोदी कृषि और संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार से हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ऑनलाइन जुड़कर इस अभियान के शुभारंभ के साक्षी बने। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म की घोषणा किए थे और मात्र 20 दिनों में उन्होंने करके दिखा भी दिया और ऐतिहासिक जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है और जो 4 स्लैब थे जीएसटी के उसको घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, 18% और 5%, और कई मतलब वो चीज़ों में 0% हो गया है। 5% भी था, वो घट के 0% हो गया है और इससे निश्चित रूप से खाद्यान्न पदार्थों के कीमत में भी कमी आई है और विशेषकर किसानों के कृषि संयंत्र, उपकरण और दवाई वगैरह के कीमत में भी भारी गिरावट आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद किसानों की मांग 1 नवंबर से खरीदी को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इस वर्ष धान खरीदी 15 नवंबर से 3100 रुपये क्विंटल से होगी। इस वर्ष का खरीदी का लक्ष्य भी 160 लाख मीट्रिक टन उन्होंने बताया। जिस प्रकार से समर्थन मूल्य 2 सालों में बढ़ाकर 117 रुपये और 69 रुपये धान खरीदी 3286 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए, सरकार 3100 रुपये में धान खरीदने जा रही है। इससे प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी होगी। इससे किसानों को अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल गुना 186 रुपये यानी 3,906 रुपये का नुकसान होगा। वन मंत्री को शायद पता नहीं है कि अभी दारू पीकर स्कूल में भी जा रहे हैं। अब दारूदी स्कूल भी पहुंच गया है। मतलब पूरी सरकार ही शराबी हो गई है, पहला चीज। दूसरा चीज, वन मंत्री को जरूर ये पूछ लीजिए कि बस्तर की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को हैदराबाद के निजी संस्थान को क्यों बेचा गया, ये जरूर पूछ लीजिए उनसे। हाट बाजार क्लिनिक को क्यों बंद कर दिया गया, ये जरूर पूछ लीजिए उनसे। और नकली प्रदेश में नकली सिरप, नकली दवाइयां क्यों बिक रहा है, ये जरूर उनसे पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनने की इतनी हसरत है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कुर्सी पर एक दिन के लिए बैठाकर उनकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। चंद्राकर ने व्यंग करते हुए कहा कि जैसे बच्चों को खेल खेल में एक दिन का कलेक्टर या अफसर बना दिया जाता है, वैसे सिंहदेव को भी एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि उनकी हसरत पूरी हो जाए। इस व्यक्ति के साथ ये हादसा जुड़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया क्या तत्काल सनातन है। देश के संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नहीं लाई। आपने जब लाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ और कह दिया। जो वातावरण दूषित हो रहा है देश का, वो इसी कारण से हो रहा है कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज को विभाजित करना चाहते। वोट की राजनीति में आप ये एक ऐसे वर्ग को जो बहुसंख्य माना जा रहा है, हिंदू धर्म से अगर जुड़ा हुआ है, उसको आप अपने से जुड़ना चाह रहे हो। ये सब मेरा रखो। वो कह रहा है हमें तो भाई हम हिंदू हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है। सारे हिंदू भाजपा कैसे होंगे? मैं भी तो हिंदू हूँ, पैदा हुआ कांग्रेसी, मरूंगा भी कांग्रेस। बीते दिन खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सड़क अतरिया में एक शिक्षक दंपत्ति की हत्या ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। हत्या के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने आरोपी को अंततः गिरफ्तार कर लिया।
मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिला था। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी ने मृतक बाबूलाल सोरी से 10,000 रुपये उधार लिया था, जिसके बाद विवाद हुआ था, जिसके कारण रंजिशवश उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो हमें ज्ञात हुआ कि वहां पर संदिग्ध रूप से ये भगवती बॉन्ड जो मिला है और इसके द्वारा वारदात को कारित किया गया है। फिर बाद में थाने में भी हमारे द्वारा पूछताछ की गई भगवती बॉन्ड से, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि जो मृतक है बाबूलाल सोरी, उसके साथ उसका कुछ पैसों को लेकर के विवाद हुआ था। इसने आरोपी ने 10,000 रुपये उससे लिए थे और इसी बात लेकर विवाद हुआ था और रंजिशवश उसके द्वारा मृतक बाबूलाल सोरी और उसकी पत्नी जो है सुनती बाई, उनका मर्डर किया गया है। मर्डर वेपन के रूप में एक लकड़ी का जो बेत होता है उसका उपयोग किया गया है और ये घटना को कारित करके भागने की फिराक में था, पर इसको गाँव वालों ने देख लिया, ये भाग नहीं पाया। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां ग्वालियर में बांग्लादेशी नागरिकों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है, जांच में भी जुट गई है। हरियाणा पुलिस ने इस इनपुट मिलने के बाद ग्वालियर पुलिस ने बांग्लादेशी परिवार के 8 लोगों को डिटेन किया है। इन लोगों से पूछताछ के बाद डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशियों के मिलने के बाद लोगों ने सुरक्षा एजेंसियों का इसे फेलियर बताया है। ग्वालियर पुलिस ने इन सभी बांग्लादेशियों को निगरानी में लिया है और साथ ही खुफिया एजेंसियों की पूछताछ के साथ ही इनको बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।